हम जी पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरियम स्टंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है डॉक्टर अमित पाल भाई। डेट हो गई है 13 मई 2026। हाँ जी। फिफ्थ चैप्टर चल रहा है जिसमें हमारा मेन टॉपिक चल रहा है फैकल्टीज ड्राइव्ड फ्रॉम द मस्कुलर सिस्टम। जी और इस टॉपिक में तीसरा पार्ट रह रहा है लैंग्वेज। दो हो चुके हैं, कैलकुलेशन, म्यूजिक जो मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड होती है। जी तीसरा है लैंग्वेज। 220 पेज नंबर पे मैरी ओमस्टेड कह रही है लैंग्वेज को लेकर के कि इन्वेस्टिगेशन एज टू द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज हैज बीन कंडक्टेड विद ग्रेट आर्डर in the two last centuries and has resulted in a systematic classification of the relationship of all languages and dialects both ancient and modern। आर्डोर का मतलब है उत्कंठा या ललक, और डायलेक्ट का मतलब होता है DIALECTS। डायलेक्ट का मतलब है बोली या उपभाषा किसी पर्टिकुलर एरिया की। कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन जो है ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज के मामले में वो कंडक्ट की जा चुकी है बड़ी ललक के साथ, बड़ी उत्कंठा के साथ पिछली 2 शताब्दियों में। बहुत काम हुआ एक तरह से ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज पे। and has resulted in systematic classification of the relationship of all the languages and dialects both ancient and modern। चाहे वो प्राचीन नहीं हो चाहे मॉडर्न नहीं हो, जो लैंग्वेजेस हैं, जो बोली या भाषा किसी प्रदेश की विशेष भाषा जो होती है उसको लेकर के सबका एक सिस्टेमिक क्लासिफिकेशन के तहत जो संबंध है वो किया गया है पिछली 2 शताब्दियों में। अभी बिल्कुल जी। to the indefatigable labor of one man, डैश लगा रहे कह रहे हैं मैक्स मुलर, आर वी इंडेप्टेड फॉर ग्रेट लाइट अपॉन दिस ब्रांच ऑफ नॉलेज। और वही जो जी अथक प्रयास रहा है एक ही इंसान का इस क्षेत्र में, वो थे मैक्स मुलर। जी। उनके हम ऋणी रहेंगे कि उन्होंने इस ब्रांच ऑफ नॉलेज यानी कि लैंग्वेज के ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला, मैक्स मुलर साहब ने। हिज मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड नॉट ऑन द सिमिलरिटी ऑफ वर्ड्स एज इज पॉपुलरली बिलीव्ड। उनका जो मेथड था मैक्स मुलर साहब का क्लासिफिकेशन करने का लैंग्वेज को, वो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज के आधार पे था, ना केवल इस आधार पे कि भाई सिमिलरिटी ऑफ वर्ड्स है इसलिए एक लैंग्वेज है। उन्होंने ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन दिया बजाय सिमिलरिटी ऑफ वर्ड पर आधारित हुए, जो कि पॉपुलरली बिलीव भी किया जाता है। had Mr. Max Muller made use of the knowledge which scientific physiognomy imparts, he would have been able to advance his efforts and perhaps have made his undertaking lighter, for the language of a race depends greatly upon its anatomical and physiological structure। मैक्स मुलर बिल्कुल जी। साहब ने जो यूज करा अपनी नॉलेज को साइंटिफिक फिजियोग्नोमी की, लैंग्वेज को क्लासिफाई करते वक्त उन्होंने फिजियोग्नोमी की जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको शामिल किया, और वो फिर एडवांस हुए, सक्षम भी हुए, एडवांस भी हुए अपने एफर्ट्स में, अपने प्रयासों में, जब उन्होंने साइंटिफिक फिजियोग्नोमी की मदद ली। और फिर उन्होंने अंडरटेकिंग लाइटर फॉर द लैंग्वेज ऑफ रेस, किसी भी प्रजाति की जो लैंग्वेज है वो निर्भर करती है बड़े पैमाने पर उस प्रजाति की एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसकी लैंग्वेज निकल के आती है। ये उन्होंने मैक्स मुलर साहब ने साइंटिफिक फिजियोग्नोमी का सहारा लिया, योगदान लिया क्लासिफाई करने में लैंग्वेजेस को। बिल्कुल। In spoken sound as in singing, the efforts is made by aid of the several parts involved in the production and reception of musical sounds,
जब हम किसी साउंड को बोलते हैं, गाते हैं, इसमें प्रयास लगता है सेवरल पार्ट्स का, प्रोड्यूस करने में, रिसेप्शन करने में म्यूजिकल साउंड्स को मदद करते हैं. Yet when we come to analyze spoken language, we must take a wider range of research for the reason that all persons express themselves by speech, while only a few comparatively use musical tones. फिर कह रही है बिल्कुल। मैथ्यू के जब हम एनालाइज करते हैं जो भी भाषा बोली जाती है उनको लेकर के, तो बड़े वाइडर रेंज ऑफ रिसर्च का मसला है. फिर ये बड़े पैमाने पर हम जब रिसर्च करते हैं इस क्षेत्र में, तो हम ये पाते हैं कि जो सब व्यक्ति अपनी जो स्पीच बोलते हैं अपने तरीके से, तो स्पीच अपने आप स्पीच बोलते हैं, तो कुछ कुछ म्यूजिकल टोन्स के आधार से बात करते हैं केवल. बिल्कुल। The means of communicating ideas and wants by language is universal, yet the kind of language used varies in different individuals. कम्युनिकेटिंग आइडियाज का, आइडिया को कम्युनिकेट करने का जो माध्यम है, और एंड वांट्स बाय लैंग्वेज इज यूनिवर्सल, क्योंकि ये यूनिवर्सल है. जो वांट्स बाय लैंग्वेज इज यूनिवर्सल, येट द काइंड ऑफ लैंग्वेज यूज्ड वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स. जो भिन्न भिन्न प्रकार की भाषा है कम्युनिकेट करने के लिए, वो भिन्न भिन्न तरीके से डिफरेंट इंडिविजुअल्स के द्वारा अपनाई जाती है. कम्युनिकेट करने के लिए, अपने आइडियाज को, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए यदि लैंग्वेज की कमी है यूनिवर्सली, तब भी वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं. भाव ये है, भले ही लैंग्वेज हो या ना हो. एंड काइंड ऑफ लैंग्वेज which will be used by the numerous races, both civilized and uncivilized, depends entirely upon the peculiarities of their anatomical structure, together with the grade of quality of their development as a race and as individuals. कम्युनिकेट तो सारी दुनिया कर रही है, हर कोई कर रहा है, चाहे भाषा आती हो या ना आती हो. लेकिन वो कह रहे हैं कि जो न्यूमरस रेसेस हैं, जो अनगिनत जो प्रजातियां हैं, वो काइंड ऑफ लैंग्वेज को यूज करती हैं. एक तरह की भाषा होती है, चाहे वो इंडियन हिंदी हो, जर्मन हो, और कोई भी भाषा हो, भाषाओं का सहारा लेती है भिन्न प्रकार की. और कह रहे हैं चाहे वो सिविलाइज हो चाहे अनसिविलाइज, उनमें भाषा होती है अपनी. और मजे की बात यह है कि वो एंटायरली डिपेंड करती हैं कि वो उन प्रजातियों की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है, और साथ ही डेवलपमेंट कैसा है उस प्रजाति का, उस इंडिविजुअल का, उसकी क्वालिटी के ऊपर निर्भर करती है कि उसकी लैंग्वेज कैसी होगी. बेसिकली बात यही है कि उसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और उसके डेवलपमेंट पे डिपेंड करेगी कि उसकी लैंग्वेज कैसी होगी. बिल्कुल. हालांकि कम्युनिकेशन तो सारी सृष्टि में कर रहे हैं, जीव जंतु भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, लेकिन भाषा निर्भर करेगी मेनली उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पर. बहुत अच्छी बात आपने उठाई. और क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज भी उसी पे निर्भर करेगी अमित, है ना. बिल्कुल बिल्कुल. If one were to construct the language of the ancient Greeks and Chinese, for example, he would find the expression of ideas, of shades and grades of thoughts and feeling capable of being expressed by these two languages as diverse as are these two pupils. And in the structure of both face and form, he would trace, bracket में करें, if he understood physiognomy, bracket से बाहर करें, the origin of these diversities, and assign to each the language proper to the two distinct races. उन्होंने तुलना करी है कि ग्रीक्स और चाइनीज की जो लैंग्वेज है, वो अपने एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडियाज, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को अपनी भाषा में, और वो भी एक तरह से डाइवर्स होती है, भिन्न भिन्न होती है. उनकी स्ट्रक्चर ऑफ बहुत फेस और फॉर्म के आधार पर वहां से अंतर पता चल जाता है. ग्रीक्स की फॉर्म और फेस कैसा रहता है, चाइनीज का कैसा रहता है, तो उनकी भिन्नताएं भी उनकी फिजियोग्नोमी के आधार पर ही तय होती है. An examination of the bones of the skull alone would not give this insight into these existing differences, but an examination of the entire outline of the body, together with the critical analysis of the face and the quality of the individual, would explain how the ancient Greeks
came to construct so elaborate and plain a language and one so capable of expressing the most minute shades of thought and feeling. ग्रीक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ना केवल उनकी खोपड़ी के आधार पर ही तय होता था, स्कल के आधार पर ही तय होता था, बल्कि पूरी बॉडी से ये पता चलता है कि किस तरह से उन्होंने क्रिटिकल एनालिसिस करते हुए वो लैंग्वेज में महारत हासिल करी। ग्रीक्स की लैंग्वेज सबसे ज्यादा महान रही है इतिहास में, और कामयाब हो गए छोटे से छोटा अपना आइडिया भी, मोस्ट माइन्यूट शेड ऑफ थॉट और फीलिंग को भी एक्सप्रेस करने में वो सक्षम हो गए, क्योंकि ग्रीक्स जो है वो सबसे एडवांस थे शारीरिक रूप से भी और जियोग्नोमी के रूप से, तो इसलिए उनकी लैंग्वेज सबसे एडवांस मानी जाती है अमित भाई आज भी। This could be done by an investigation of their face and figures alone without reference to their literature, for in this pupil the brain and muscular system predominated, and in this peculiarity of structure we find the mechanism required for philosophy and art, as well as for the grand achievement of oratory, which have probably never been equaled by any race. तो बेसिकली भाव यह है कि उनके कद काठी शरीर से, मस्कुलर सिस्टम से तय पता चल जाता है, उनके फेस और फिगर से ही इन्वेस्टिगेट करके पता चल जाता है, भले उनका लिटरेचर पर ना जाओ, उनका शरीर बता देता कि इनकी लैंग्वेज एडवांस रही होगी। क्या हो? Of this peculiar flexibility of Greek language, Professor Job remarks, by using one turn of phrase instead of another which would have been equally correct, or with the help of those little words called participles, which answered to the play of features or tones of voice in talking, or even by slight change in the order of the sentence, a Greek could mark with delicate precision the meaning which he meant to convey. This peculiar power which the language acquired of being bent into the exact shape of the thought entitles Greek to be called the most flexible of languages. No who is stranger to Greek literature has seen how perfect an instrument it is possible for human speech to be. बेसिकली ये अपना प्रोफेसर जोब साहब ने जो कहा कि जो ग्रीक जो लोग थे वो लिटिल वर्ड्स ही यूज कर लेते थे मैसेज देने में पार्टिसिपेट के रूप में, और इस तरह से उनकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल थी, बहुत ज्यादा बैंट हो जाती थी, थोड़े से उसमें वो मोड़ दे देते थे, और इस तरह से उनके लिटरेचर से भी पता चलता है ग्रीक्स के कि कितने वो परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट था उनके पास ह्यूमन स्पीच के लिए। तो इसलिए इतिहास में जितनी भी इंफॉर्मेशन है नेचर से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा ग्रीक लैंग्वेज में मिलती है अमित भाई। आज भी हम देखते हैं जी पुराना इतिहास की जो पुराने से पुरानी जो सभ्यताओं का जो जिक्र है वो ग्रीक भाषा में अक्सर माना जाता है कि वो मिलता है। तो उसका यही कारण है कि ग्रीक्स जो थे वो अपनी फिजियोग्नोमी के आधार पर बड़े मजबूत हो गए थे और उनकी लैंग्वेज एडवांस थी इस क्रम में। ठीक है, यही रुकेंगे दोस्त भाई आज। बिल्कुल। राम राम भाई।